स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे सीटेट गुरु पे। आशा करता हूँ आप सब लोग खुश होंगे और स्वस्थ होंगे और आपने मेरी पहले की सारी वीडियोस देखी होंगी। और हम फोर्थ क्लास को स्टार्ट किया था और ये मेरी फिफ्थ वीडियो जिसके अंदर हम कुछ फोर्थ के चैप्टर्स को कवर करेंगे। हम एनसीईआरटी को कवर करेंगे। तो हम आज ये चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे जिसके अंदर आपको हम बेसिकली 6 जो चैप्टर्स हैं वो कवर करेंगे और इनके अंदर कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो सीटेट और कई अदर टेट एग्ज़ाम्स हैं उसमें पूछे जाते हैं। और इसमें से जो ये पहला चैप्टर जो फार्मर वाला है इसमें से एक क्वेश्चन तो सीटेट का भी बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। उसके साथ साथ हम बात करें केवीएस की, तो केवीएस के अंदर भी वो क्वेश्चन पूछा गया है। वो एक क्वेश्चन आता है फार्मिंग के ऊपर, एक क्वेश्चन रहता ही है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर भाव से। और ये हमने पहले जो मेरी पहले की वीडियो थी उसके अंदर 9 से लेकर और 13 तक के रिवर टेल तक मैंने चैप्टर्स को कवर किया था और अब मैं 14 to 19 को कवर करूँगा इस वीडियो के अंदर। तो हमारा पहला चैप्टर है भसवा का खेत। ठीक है, इसके अंदर एक लड़का जो भसवा है और उसके पिता हैं उसके ऊपर स्टोरी दी गई है। अगर आपको ये पढ़ने का मन करे तो आप ये पढ़ सकते हैं। बाकी इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। जो नीचे क्वेश्चन बनते हैं वो इस पे बनता है। एक तो जो फार्मिंग में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। ठीक है, तो जो इसके फादर है वो खुट्टी का और खुरपी और खुदाल का यूज़ करते हैं लूज़ करने, सोयल को लूज़ करने के लिए, यानी कि खोदने के लिए या फिर उसको थोड़ा सा जो ज़मीन टाइट होती है उसे थोड़ा सा तोड़ने के लिए। ठीक है, इस पे और एक बुल्लोग पुल्स आपने देखा हुआ गांव में क्या होता है कि खेत जोतते हैं हम, जैसे कि बैल होता है, बैल के पीछे हमारे हल लगा होता है, वो खेत को जोतता हुआ चलता है और पीछे से क्या करते हैं जो सीड्स होते हैं उनको स्प्रिंकल करते हुए चलते हैं। ठीक है, और इसके बाद चलते हैं हम आगे। इसमें आगे ये बोला गया है कि अब जब क्रॉप में पानी लगा दिया, ये जो पहले तो हमने उसको वहाँ पे सारे के सीड्स डाल दिए, फिर उसके अंदर पानी भी लगा दिया। उसके बाद कुछ वीड प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो साथ साथ में क्रॉप के साथ साथ में उग जाते हैं। और वो क्या करते हैं, जो हमने क्रॉप के लिए पानी और फर्टिलाइज़र डाला है ना वो सोयल में से सक कर लेते हैं। और उससे होता क्या, जो हमारी जो मेन जो क्रॉप होती है ना वो पुअर हेल्थ की यानी ख़राब पैदावार हो जाती है। तो इसके कारण क्या करते हैं, सिक्कल की हेल्प से, याद रखना ये वर्ड्स हैं, ये जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जैसे सिक्कल क्या होती है, खुदाल क्या होता है, ये चीज़ें पूछी जाती है इस चैप्टर से। तो ये पूछा है भाई कि इसमें एक अलग सिक्कल की हेल्प से हम क्या करते हैं, वीड प्लांट्स को काट देते हैं, रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। और ये बता रहा, जब आपकी जो पूरी क्रॉप है वो पक जाती है या फिर पूरी उग जाती है तो उसे काट लिया जाता है किसकी हेल्प से। ये अलग अलग रीजन्स में अलग अलग बोला जाता है। जैसे इसमें हम जैसे सिक्कल हम दराती का यूज़ करते हैं। ठीक है, नॉर्थ में दराती बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको बटीड़ा भी बोलते हैं, मिसी को ही बोलते हैं और इलीगी भी बोलते हैं। ठीक है, तीनों वर्ड एक ही सेम चीज़ के लिए यूज़ होती है, सेम ही टाइप का ये होता है। और आप लोगों ने देखा भी होगा जो दराती होती है वो थोड़ी सिक्कल जिसे हम बोलते हैं वो ऐसी वो दिखती है। ठीक है, इसे हम हार्वेस्ट करते हैं, कट करते हैं। ठीक है, ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग नेम्स का यूज़ किया जाता है, होती ये एक ही चीज़ है, सिक्कल यानी दराती। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, जितना जो भी हमने क्रॉप कट किए उन्हें बड़े बड़े बैग्स में पैक करते हैं, यानी सैक्स में पैक करते हैं। उसके बाद और ट्रक में लोड करते हैं और मार्केट में सेल के लिए भेज देते हैं। और अगर ये आता है, ये आप उठा के भी दे, सीटेट का आप आज तक का कोई भी पेपर उठा के देख लो। ठीक है, सीटेट का कोई भी कह रहा हूँ, कोई भी एक क्वेश्चन इस पे से रहता ही रहता है इसके अंदर से। ठीक है, इसके अलावा आप केवीएस का उठा के देख लो। ठीक है, केवीएस के सब में तो नहीं था, लेकिन जो इसकी एक थी शिफ्ट 24 फैब को जो एग्ज़ाम हुआ था, 24 फैब 2023 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे की ऐसी लाइंस उठा के दी गई। तो ऐसे ही पूछा गया था कि भाई पहले नंबर पे जैसे प्लॉगिंग होगी, सोइंग होगी, इरिगेटिंग, इनमें से कुछ वर्ड्स को गायब कर दिया गया। ठीक है, पर पूछा इसी पहरे हुए से पूछा गया था। तो इसको थोड़ा सा आप चाहें तो इसकी एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और चलो हम पढ़ते हैं। ठीक है, पहले प्लॉगिंग हम क्या करते हैं, पहले तो हम खेत की जुताई करते हैं। ठीक है, उसके बाद सोएंगे यानी बुआई करते हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ जो सीड्स होते हैं वो डालते हैं। इरिगेटिंग यानी कि सिंचाई यानी कि पानी डालते हैं। उसके बाद मैन्योर और फर्टिलाइज़र को डाला जाता है। फिर जो अनवांटेड वीड्स होते हैं ना उन्हें रिमूव किया जाता है।
पेस्ट कंट्रोल किया जाता है कि हम पेस्टिसाइड्स डालते हैं ना, खेत के अंदर पेस्टिसाइड डालते हैं, यानी कि कोई हमारी फसल पे कीड़ा ना लगे जो हमारी फसल को ख़राब कर दे, उससे बचाने के लिए हम पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे खरपतवार भी बोलते हैं, और कीटनाशक, जो हम कीटनाशक दवाई डालते हैं। ठीक है, उसके बाद हार्वेस्टिंग करते हैं। ठीक है, यानी जो भी हमारी फसल उगी है उसे काटते हैं। थ्रेसिंग का और स्विंग का मतलब होता है उसे साफ़ करते हैं, निकालते हैं और साफ़ करते हैं उसे। उसके बाद में सैकिंग यानी कि बोरे के अंदर भरते हैं, और उसके बाद हम उसको ट्रक में लोड करके और मार्केट में सेल करने के लिए भेज देते हैं। अब इसके बाद यहाँ औजारों की फ़ोटो दिखाई गई है, जो ऊपर मैंने बताया था कि इसे तो खुरेगी बोलता है। जो इस चैप्टर में बोला गया है वो खुरगी बोला गया है। हम आम भाषा में लोकल एरिया में इसे खुदाल बोलते हैं, और इसका काम होता है प्लॉगिंग का, यानी खेत को जोतने का काम होता है। ठीक है, जिसे हम हिंदी में हल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जो एक ये कस्सी जैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, पूरा लकड़ी का होता है, इसे बोलते हैं खूंटी। ठीक है, और हमारे लोकल एरिया में भी इसे खूंटी बोला जाता है। काम इसका डिगिंग होता है, यानी खोदने का होता है। इसके बाद हमारे इस चैप्टर में नेम यूज़ किया गया वो इलगी का यूज़ किया गया है, जिसे हम सिक्कल बोलते हैं, और सिक्कल का कोई भी वेजिटेबल कट करने का काम आता है, यानी कि दराती का काम करता है। उसके बाद यहाँ पे ये एक क्वेश्चन भाई मेन क्वेश्चन आता है, टाइप ऑफ क्रॉप्स हैं, ये मेन क्वेश्चन बनता है इसमें। और सीटेट में इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, चाहे वो आपकी ऊपर जो भाई पहले कौन से नंबर पे होता है, पहले क्या कटाई बुआई कैसे का पूरी जो उसकी प्रोसेस होती है वो पूछते हैं, या फिर क्वेश्चन आता है खरीफ क्या होता है, इसके बाद रबी की फसलें क्या होती हैं, और जैद की फसलें क्या होती हैं। ठीक है, वो आपको ऑप्शन दे सकता है डायरेक्ट कि भाई जैसे कि जो मेज है वो किस फसल कौन सी फसल में आता है, जैसे वो खरीफ में आता है। उसके बाद मिल्ट होगा, कॉटन होगा, वो कुछ भी पूछ सकता है। मैंने सारी फसलों के नाम भी नीचे लिखे हुए हैं, वो आपको पढ़ने भी और याद भी करने हैं। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट को लेकर देखा जाए, और अदर टेट एग्ज़ाम्स में भी एक क्वेश्चन हमेशा इस चैप्टर में से रहता है। ठीक है, जो मेन है जो खरीफ है वो हम बेसिकली जो जून से एक सेकेंड यहाँ लिखते हैं, जून से सितंबर के बीच उगाते हैं। ठीक है, मतलब कि हम इसकी बुआई वगैरह स्टार्ट कर देते हैं, और ये जो फसल है ये कटती है जाकर अक्टूबर और नवंबर में जाकर। ठीक है, हम इसे हार्वेस्ट कर लेते हैं अक्टूबर और नवंबर के अंदर। यही बात यहाँ लिखी भी गई है कि अक्टूबर नवंबर में इसको हम हार्वेस्ट कर लेते हैं, और मॉनसून में इस फसल की बिगिनिंग, यानी कि मॉनसून कौन सा अपना जून से सितंबर के बीच में ये फसलें लगाई जानी स्टार्ट कर दी जाती हैं, और अक्टूबर और नवंबर में काट ली जाती है। इसका एग्जाम्पल होगा जैसे मेज हो गया, मिलेट हो गया, और कॉटन हो गया। ठीक है, इन मॉनसून में इसलिए लगाते हुए इनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसके बाद हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट है रबी की फसलें। ठीक है, रबी की जो फसलें होती हैं वो सेम हम क्या कर, जब अगर ये हमने अक्टूबर और नवंबर में कट की है तो अब खेत को खाली तो छोड़ते नहीं हैं। उसके बाद हम जो नेक्स्ट लगाते हैं वो लगाते हैं रबी की फसलें, जो कि अक्टूबर में तो ये लगाई जाती है। अक्टूबर में भी लगती है, हर किसी का अलग अलग होता है। अक्टूबर में भी लगती है और नवंबर में भी लगाई जाती है। वो टाइम होता है कि अगर जिसकी पहली फसल पहले पक गई है उसने कट कर ली, और उसके बाद उसने अपना खेत जोत के उसके अंदर अगली फसल लगा दी। किसी की थोड़ी लेट जो फसल है वो पकती है, तो ये डिपेंड करता है हमारी फसल के पकने पे। ये बेसिकली अक्टूबर और नवंबर में उगाई जाती है, और मार्च में कल्टीवेट की जाती है, मार्च और अप्रैल में कल्टीवेट की जाती है। ठीक है, जैसे हमारे गेहूँ होते हैं, गेहूँ हमारे अक्टूबर और नवंबर में उनका बुआरा हो जाता है, उन्हें बो दिया जाता है। उसके बाद हम बात करें उनको जो कट किया जाता है, या तो एंड ऑफ द मार्च कट करते हैं, या फिर अप्रैल में हम 13 से 14 अप्रैल के आसपास उसे कट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो और अब इसके बाद हम बात करेंगे, इसके एग्जाम्पल हो गया आपका जैसे कि गेहूँ हो गया, वीट हो गया, ग्राम हो गया, मस्टर्ड हो गया। ठीक है, तो ये आपके 3 एग्जाम्पल हैं इसके। और मैं नीचे सारे एग्जांपल, ये सिर्फ 3 ही एग्जांपल नहीं है इसके, ये तो यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए 3 एग्जांपल दिए। नीचे सारे फसलों के नाम मैंने मेंशन किए हैं, आप उसका एक स्क्रीनशॉट भी लेंगे, तब आएगा तो मैं बताऊंगा, वो भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे इसके बाद जैद की क्रॉप। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जैसे जो हमारी खरीफ होती है वो जून से सितंबर लगती है। ठीक है, और वो काट ली जाती है हमारी नवंबर तक आते आते। और उसके बाद जो हमारी रबी है वो अक्टूबर नवंबर में लगाई जाती है, और मार्च अप्रैल में आके कट कर ली जाती है। तो अब उसके बाद ना आप देखोगे ना कि मार्च और जून के बीच में
मार्च और जून के बीच में आपके जो बीच में जो मंथ बचे हैं, इन मंथ में उस खेत का क्या होता होगा? क्या वो खाली पड़ा रहता है? क्योंकि इसके बाद तो आपका अप्रैल के बाद आपका मई भी है और पूरा जून भी है, आपका लगभग ये 1 से 2 मंथ होते हैं। तो ये खेत क्या खाली पड़ा रहता है? नहीं। ठीक है, इस टाइम पे क्या करते हैं जो हमारे फार्मर्स होते हैं, इस टाइम पे जैद क्रॉप्स लगाई जाती है। जैद की फसलें मतलब कि बेसिकली वो कुकुम्बर, पंपकिन, बिटर गोर्ड और वाटरमेलन के बीज वहाँ डाल देते हैं और वो ग्रो करती हैं। इनका जो मेन कारण होता है वो ये होता है कि इससे एक तो जो फसलें हैं ना, उनके बीच में एक गैप रहता है। अगर हम बार बार गेहूँ उगाते रहेंगे या बार बार हम चावल ही उगाते रहेंगे या एक ही जैसे फसल को हम फॉलो करते रहेंगे ना, तो जो हमारी फार्मिंग, जो हमारा फील्ड है ना, वो पूरी तरह से उसके अंदर न्यूट्रिशंस की कमी आ जाएगी। तो वो थोड़े कुछ टाइम के बाद, एकदम से तो नहीं, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब न्यूट्रिशन की कमी आएगी तो वो फसल उस पर नहीं उग पाएगी। इसीलिए हम एक तो फसल की रोटेशन करते हैं, साथ में ये बीच में 1 से 2 मंथ खेत को खाली छोड़ते हैं। और ये खाली छोड़ने का इसके अंदर ये है कि पंपकिन की बेलें होती हैं, बेसिकली बेल लगाई जाती हैं। ठीक है, बेलों का क्या होता है, एक तो ग्राउंड के ऊपर पूरे पे फैलती है, इस पे से एक तो फ्रूट भी मिलेगा। ठीक है, उसे फार्मर सेल भी कर सकता है मार्केट में और अपने घर में भी यूज़ कर सकता है। उसके साथ साथ वो अपने जो एनिमल्स होते हैं उन्हें भी खिला सकता है। जैसे हमारी काउज़ होती है, बफेलोज़ होती है, हम उनको शेल्टर किए हुआ होता है तो उन्हें हम ये दे सकते हैं। तो उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, फिर उसके बाद इनको उसी ज़मीन के अंदर ही कट करके मिला दिया जाता है। उससे उसकी न्यूट्रिशन और फर्टिलिटी ज़मीन की बढ़ती है। ठीक है, तो कौन कौन से कुकुम्बर, पंपकिन, बिटर गोर्ड और वाटरमेलन्स की बेल लगा दी जाती है। और ये सारे इनके नाम दे रखे हैं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, जैसे जो खरीफ की फसलें कौन कौन सी होती हैं, बाजरा, ज्वार, गाड़ी, इन सब को आप याद कर लें। इसके ऊपर पहले तो खरीफ की फसल है, फिर नीचे रबी की फसल, आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्वेश्चन 101% इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन, या तो प्रोसेस ऑफ फार्मिंग का जो पहले कैसे कैसे होता है, पहले नंबर पे क्या होता है, दूसरे नंबर पे क्या होता है, हार्वेस्ट कब की जाती है, उसके बाद क्या होता है, या फिर इस पे आएगा। ठीक है, खरीफ की क्रॉप्स कौन सी है, रबी क्रॉप्स कौन सी है और जैद की कौन सी है। ठीक है, आप इन्हें अलग से लिख लीजिए। आप इनको कोई याद करने का तरीका भी बना सकते हो इनको। ठीक है, इन्हें याद करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद ये है फॉर मार्केट टू होम, मंडी से घर तक। ठीक है, यहाँ पे कुछ फ्रूट्स के नेम दिए गए हैं और इधर फ्रूट और वेजिटेबल के जो क्या, जैसे स्पेनिश है, पटैटो, जो जल्दी उगते हैं वो स्पेनिश हो गए, बनाना हो गए, टमाटो हो गए, कैबेज हो गए। ठीक है, जो बहुत जल्दी ही एक तो उगते और बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं, वे फ्रूट्स और वेजिटेबल के इधर है और एक कुछ दिन तक रह सकते हैं, वो जल्दी ख़राब नहीं होते। जैसे अपनी स्पेनिश है, बनाना है, टमाटो है, कैबेज है, ग्रेप्स हैं, उसके बाद चीकू, पियर, ऑरेंज एप्पल, ये है ना, अगर थोड़े ही समय में ख़राब होना स्टार्ट कर देते हैं। और जो अपने दूसरे ये पोटैटो हो गए, ओनियंस हो गए, आपने देखा होगा मम्मी हमारे जो आलू लाती है वो फ्रीज में 1 हफ्ते तक पड़े रह जाते हैं, उन पर इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्याज है, प्याज को आप ओपनली भी बाहर पड़े रहते हैं, वो हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते तक वो ख़राब नहीं होते हैं। ठीक है, जिंजर होगा, कुकुम्बर होगा, पाइनएप्पल होगा, गोड़ी, ये चीज़ें हैं ना, जल्दी ख़राब नहीं होती हैं। ठीक है, और हम आगे चलते हैं। ये आगे कुछ और दे रखे हैं यहाँ पे, स्मूथ और रफ़ के बीच में बता रखा है। कुछ स्मूथ फ्रूट या वेजिटेबल होती है, इस साइड जितने भी लिख रखे हैं स्मूथ फ्रूट और वेजिटेबल्स हैं, जो आपकी ये दूसरी साइड लिख रखी है रफ़ हैं, सारे के सारे ये रफ़ होते हैं। ठीक है, और ये हिंदी में अनुवाद है उनका। अब हमारा एक जो नेक्स्ट चैप्टर है ना, ए बिजी माउथ, बेसिकली ये चैप्टर है, इसमें जो नेस्ट है ना, उसको जो हमारे जो बर्ड्स होते हैं वो नेस्ट बनाते हैं, उसके बारे में ये पूरा का पूरा चैप्टर है। ठीक है, हम इसको यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, स्पैरो से हम स्टार्ट करेंगे। आपने जो 3rd क्लास थी उसके अंदर आपने डिफरेंट टाइप की बीक्स पढ़ी थी कि किस टाइप के बर्ड की किस टाइप की बीक होती है और वो किस काम में आती है। जहाँ आपने उसके वे नोट्स बनाए थे उनके साथ में ही इसके नोट्स बनाना। इससे फ़ायदा ये होगा कि ये चैप्टर तो अलग अलग है लेकिन एक ही में, जैसे कि उसमें तो कवर होगी थी बीक्स, अब उनके नेस्ट, वो अपने नेस्ट कहाँ कहाँ बनाते हैं। या तो आपका बीक पे से एक क्वेश्चन आएगा, यानी इनके चोंच पे से एक क्वेश्चन आएगा, या नेस्ट पे से एक क्वेश्चन आएगा। दो इनमें से एक या दो क्वेश्चन आना होता है। ठीक है, ये समझ लो कि एक क्वेश्चन तो इसमें से किसी ना किसी शिफ्ट में आप 101% ले लो कि इस पे से आएगा एक क्वेश्चन। ठीक है, या तो इसकी बीक के बारे पूछेगा,
ठीक है। या फिर उसके ये पूछ सकता है कि इसमें एक जहाँ छोटी सी जो छोटा सा एक पैराग्राफ है वो पंजों को लेकर भी लिया, और मैंने इसके अंदर फ़ोटो भी डाला है अब की बारी कि मैं आपको फ़ोटो शो कर सकूं। और हर एक के साथ, जैसे यहाँ स्पैरो की बात करते हैं, तो स्पैरो जो बेसिकली जो अपना घर बनाती है ना, वो कपबर्ड्स में, जैसे हमारे घर देखा होगा जो बिजली के, आपने देखे अपने घर में बिजली के बोर्ड लगे होते हैं, कोई भी बोर्ड, खाली बोर्ड भी पड़ा होता है, ठीक है, वहाँ वो नेस्ट बनाती है मिरर के पीछे, जहाँ कहीं खाली टूटा हुआ मिरर पड़ा उसके पीछे बनाती है अपना घोंसला, ठीक है। और आपने देखा होगा स्पैरो क्या, तो जो हमारे ऊपर पंखे के भी लगे हुए होते हैं ना, जो बोर्ड्स ऊपर लगे होते हैं, कार्डबोर्ड के लगे होते हैं, उसके ऊपर भी बनाते हैं ये, ठीक है। और इसके बाद ये आपको, ये स्पैरो है और ऐसा इसका अंडा होता है, और इसके अंदर जो घोंसला है इसके अंदर आपको इसके एग्स भी दिखाई दे रहे होंगे। फिर बात करते हैं पीजन और डव में। पहली बात तो कई लोगों को ये क्लियर ही नहीं होता है कि पीजन और डव में क्या फ़र्क होता है। तो भाई पीजन, ये इन्हें लगता है कि पीजन और डव कोई अलग अलग बहुत ही डिफरेंट चीज़ें होंगी, पर इनका नाम एक साथ इसीलिए लिया जाता है। जो पीजन होता है ना हमारा, वो एक तो ग्रे और ब्लू कलर का होता है। इसकी मैंने फ़ोटो दोनों की डाल रखी है, आपको दोनों ही अलग से डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प हो सकती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं डव की, तो जो डव होता है वो वाइट कलर का होता है, ठीक है। पीजन मेक ए नेट्स लाइक स्पैरो, ये स्पैरो की तरह ही अपना नेस्ट बनाता है। और आपने देखा होगा भाई पुरानी बिल्डिंगों के छज्जों पे इनका घोंसला मिलता है। साथ में आपका जैसे एसी की जो एसी का जो बाहर हिस्सा निकला, जो कुछ विंडो एसीज होते हैं या कूलर्स होते हैं, उनके ऊपर भी बना लेते हैं। और साथ साथ में ये भी, और आपने देखा होगा जो बिल्डिंग्स के बाहर निकले हुए जितने भी छज्जे होते हैं ना, बेसिकली वहाँ अपना घोंसला बनाते हैं, ठीक है। और जो डव होता है, डव में और इसमें फ़र्क ये होता है कि जो डव होता है वो रेगिस्तान में पाया जाता है और कैक्टस प्लांट के ऊपर अपना घोंसला बनाता है। कैक्टस प्लांट वो आपको पता हो ना, कांटेदार पौधा होता है जो डेजर्ट में पाया जाता है, उसके ऊपर बनाता है, ठीक है। अब देखते हैं हम डव और इन दोनों के बीच में एक फ़ोटो होगी, ये रही, ठीक है। देखिए डव तो ऐसा दिखाई देता है जो वाइट कलर का है, और जो अपना पीजन होता है वो ब्लू और ग्रे कलर का होता है। और ये पीजन ने का यहाँ पे घोंसला, और उसका कांटेदार जो डव होता है बेसिकली वो कांटेदार झाड़ियों के ऊपर ही अपना घोंसला बनाता है। फिर हम बात करते हैं सनबर्ड की, ठीक है। आपको पहले सनबर्ड दिखा देता, फिर इसके बारे में पढ़ेंगे। ये है सनबर्ड, ठीक है, आपने देखा भी होगा, ये सनबर्ड होता है और इसका घोंसला ऐसा होता है, ठीक है, प्रॉपर घोंसला बनाता है ये। और अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। जो सनबर्ड होता है ना, एक तो हैंगिंग ब्रांच पे अपना जो लटकता हुआ घोंसला बनाता है, हैंगिंग ब्रांच पे बनाता है। और किस किस चीज़ का यूज़ करता है? हेयर का, ग्रास का, थिन ट्विग्स का, ड्राई लीव्स का, कॉटन का, वूल का, ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री की बार्क का, पीस ऑफ क्लॉथ्स का, और स्पाइडर वेब का, ठीक है। ये जो एक वर्ड है ना, इस पर थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा देना, ठीक है। तो इसमें है ना, जो क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, ये पूछा गया था कि कॉटन का, वुल का, क्लॉथ का और स्पाइडर वेब के यूज़ करके अपना घोंसला कौन सा बनाता है। तो ये तीन चीज़ें तो यार लगभग हर चिड़िया भी यूज़ कर सकती है, पर मेनली जो स्पाइडर वेब है ना, उसका यूज़ करती है सनबर्ड, ठीक है। और उसके बाद हम आगे चलते हैं। वीवर वर्ड, इसका नाम ही वीवर वर्ड है, बुनकर वर्ड है, ठीक है। बुनकर, देखो इसका कितना प्यारा सा घोंसला होता है इसका, ठीक है। तो जो इसका घर होता है बहुत सुंदर होता है, बुनकर पक्षी से बोला जाता है। और जो इसका जो मेन चीज़ है ना, वो जो नेस्ट है ना, वो वीवर बर्ड का जो मेल वीवर बर्ड होता है ना वो बनाता है, और फीमेल जो वीवर बर्ड होती है ना, वो जिसका नेस्ट सबसे सुंदर होता है ना, उसके नेस्ट में जाकर अंडे देते हैं। ये रियल में है, ठीक है। ये एनसीईआरटी में लिखा गया है ये चीज़ कि जो मेल वीवर बर्ड है ना, जो मेल बुनकर पक्षी है, वो घोंसले को बनाता है, और जो फीमेल होती है ना, वो उस घोंसले, जो मेल पक्षी सबसे अच्छा घोंसला बनाता है, उसके घोंसले में आकर अपने अंडे देती है, प्रजनन करती है, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं टेलर बर्ड के बारे में। अब इसको टेलर बर्ड इसलिए बोला गया क्योंकि जो एक बड़े पत्ते होते हैं ना, उन दो पत्तों को सिल देती है ये, और अपना घोंसला ऐसे बनाती है ये सिल के। ये कोई अलग से कोई चीज़ उठा के नहीं लाती, बस उसको स्टिच करती है, सिल देती है। दो लीव्स को क्या करती है, सिल देती है, और उससे ही अपना घोंसला बनाती है। उसके बाद आ गया आपका बारबेट और कॉपर स्मिथ, ठीक है। बारबेट और कॉपर स्मिथ बेसिकली जो ट्री का ट्रंक होता है ना, उसके अंदर अपना घर वो होल बनाती है और उसमें रहती है। आपने गर्मियों के सीज़न में आपने टुक 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 की आवाज़ आती होगी ट्री के ट्रंक में से, वो किसकी आती है? बारबेट
जो पक्षी होता है उसके द्वारा घोंसला बनाया गया है, वो ट्रंक के अंदर भी खुदाई करने लग रही है, तो उस चीज़ की टक टक की आवाज़ आती है और ऐसा दिखाई देता है ये पक्षी, और ऐसा होल क्रिएट करता है ये। उसके बाद आ गया आपका इंडियन रोबिन। ठीक है, इंडियन रोबिन ऐसा पक्षी होता है, ऐसे इसके जो ग्रीन कलर के, थोड़े ग्रीनिश से कलर के, प्योरली ग्रीन तो नहीं क्योंकि इस फोटो में हल्का सा प्योर ग्रीन दिखा रहा है, बट ये प्योर ग्रीन नहीं होते, हल्का ग्रीन कलर के ये होते हैं। और ये आपका इंडियन रोबिन है। और इसका जो नेस्ट होता है ना बहुत सॉफ्ट होता है, ग्रास का, कॉटन का, वूल का, हेयर का और सॉफ्ट ट्विग का यूज़ करता है। और उसके बाद आता आपका क्रो का। क्रो की है ना एक खासियत होती है, वो सबसे ऊंचे और सबसे ऊंचे में पेड़ की भी सबसे ऊंचाई वाली हिस्से पे अपना जो घोंसला है वो बनाता है। ठीक है, आपने ये सुना ही होगा, जो ये मैं इन दो को एक साथ कर देता हूँ, जो क्रो है और एक कुकू है। ठीक है, जो कोयल जिसे बोलते हैं उसमें बोलते हैं कुको। ठीक है, जो कुको होती है ना वो अपना घोंसला कभी भी नहीं बनाती है। वो क्या करती है, जो क्रो का घोंसला होता है ना उसके अंदर जाकर अपने अंडे दे देती है। ठीक है, इसके अंदर जाके क्या करेगी, वो अंडे दे देगी आपकी। ठीक है, लिख भी रखा, दे ले देयर एग इन द क्रो नेस्ट। ये क्या करता है, ये जो कोयल होते हैं वो कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती। आपने मूवी देखी होगी 3 इडियट, उसमें भी वो बताते हैं कि जो कोयल होती है वो अपना घोंसला कभी नहीं बनाती है, वो क्रो, ठीक है, क्रो के जो नेस्ट होता है उसके अंदर जाके एग दे देती है। और सबसे पहले जो एग्स जो निकलते हैं ना, एग्स में से जो बच्चे निकलते हैं, कोयल के जब भी बच्चे निकलते हैं वो निकलते ही क्रो के जो अंडे हैं ना उनको धकेल के उस घोंसले से नीचे गिरा देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार ही सीटेट में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला ना बनाकर दूसरे के घोंसले में बनाया जाता है। एक बार तो ये पूछा गया था, तो उसका आंसर था कोयल। और एक बार ही डैश करके यानी फिलिंग द ब्लैंक्स में क्वेश्चन पूछा गया था। पहले तो पूछ लिया गया ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपने घोंसले में ना देकर दूसरे के घोंसले में, डैश के घोंसले में अंडे देता है। ठीक है, तो पहले का आंसर कुक्कू था और दूसरे का आंसर क्रो था। याद रखना इस क्वेश्चन को। इसके बाद नेक्स्ट आ गया, ये आपकी कोयल हो गई। ठीक है, फिर यहाँ पे बोला गया टाइप ऑफ फीट्स, यानी कि जो बर्ड के पंजे होते हैं ना वो अलग अलग टाइप के होते हैं। इस पे अभी तक कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया, पर फिर भी क्वेश्चन ये आ सकता है कि आपको ऐसे ऐसे कलर, ऐसे स्ट्रक्चर का एक पैर दिखाया जा सकता है, फीट दिखाया जा सकता है, जिससे आपसे पूछ सकता है कि भाई ये पक्षी किस काम में यूज़ करते हैं। जैसे इनके बीच में देखो फ्लिपर्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो किस काम आते होंगे, तो पानी में तैरने के काम आते हैं, तो पानी में स्विम करने के काम आते हैं, जैसे डक्स वगैरह के। तो उसके बाद आते हैं ये इस तरह के पंजे, यानी खुले हुए कि बड़ी बड़ी ब्रांचेस को होल्ड करने के काम आते हैं। अब इनके आगे ये लगा हुआ है, तो यानी कि चीर फाड़ करने के लिए, अपने प्रे को पकड़ने के लिए, पंजों में पकड़ने के लिए नाखून दिए गए हैं। तो ये होते हैं अपने प्रे को कैच करने के लिए, और हंट यानी कि उनको चीर फाड़ के खाने के लिए काम आते हैं। फिर दूसरे इस टाइप के। अब अगर पंजे एक ही डायरेक्शन में हों तो चीर फाड़ के, अगर 2 पंजे आगे और 2 पंजे पीछे होना तो ट्री के ऊंचे ऊंचे पेड़ों पे चढ़ने के काम आते हैं ये वाले। वो ट्री को बहुत तेज़ी से ग्रैब कर सकते हैं, साथ में अपने प्रे को कैच भी कर सकते हैं। उसके बाद जो ऐसे इस तरह के जो पैर होते हैं वो वॉकिंग के लिए यूज़ करते हैं, लैंड पे चलने के लिए यूज़ करते हैं। ये इसका हिंदी अनुवाद। उसके बाद ये बीक्स के बारे तो मैं आपको पूरा चैप्टर पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, कि भाई जो इन इस तरह की जो बीक होती है, इस तरह की जो चोंच होती है, वो जो हमारी ईगल्स होती है उनकी पाई जाती है। किस लिए होती है, वो चीर फाड़ कर सके, मीट को खाने के लिए ऐसी चोंच की ज़रूरत होती है। जो ऐसी जो इसकी जो नेक्स्ट है ये वाली है, ये यूज़ करती है होल्स बनाने के लिए। देखो इसकी ड्रिल्स की तरह कितनी लंबी चोंच है। उसके बाद ये इस तरह की जो पिन पॉइंट जो चोंच होती है उनका यूज़ हम फ्लावर से नेक्टर लेने के लिए यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद हम इस तरह की जो बीक होती है, चोंच होती है, उसे हम इंसेक्ट को या वोम्स को मड में से उठाने के लिए यूज़ करते हैं। इस तरह की जो छोटी चोंच होती हैं वो हम सीड्स के लिए यूज़ करते हैं। और जो लास्ट है ये हम कट और जो ईट मैनी काइंड ऑफ फूड्स को खा सकती है ये। उसके बाद इसका हिंदी अनुवाद है। फिर यहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ्स बोला गया है। ठीक है, जो हमारे काव के होता है वो शो फ्रंट टीथ है ना, जो आगे के टीथ्स होते हैं वो छोटे होते हैं, इसलिए वो लगातार होता कि चबा सके, फ्लैट होते, च्यू करने में हेल्प करते हैं। जो कैट के जो टीथ्स होते हैं वो फाड़ने के लिए, टीयरिंग के लिए और कटिंग मीट को खा सके। इस तरह से उनके जो ये इधर जो 2 टीथ होते हैं, इधर दो टीथ्स होते हैं ऐसे करके। तो ये किस लिए होते हैं, ताकि ये चीर फाड़ करके खा सके, मीट को खा सके। इसका फिर हिंदी अनुवाद है। फिर स्नैक के आगे 2 ये होते हैं,
दांत होते किस लिए होते, ताकि अपना पॉइजन होता है वो जो प्रे है उसके अंदर डाल सके। ठीक है, जो कर्व टीथ होते हैं। उसके बाद जो स्क्वेल के टीथ्स होते हैं उसके बारे में बोला गया है कि वो चबा सके उसके कोई भी चीज़ के लंबे जो आगे के 2 दांत लंबे होते हैं, ताकि जो चीज़ को जल्दी से जल्दी कुतर सके। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट होता है नंदिता मुंबई में। ठीक है, जो ये चैप्टर है ना, बेसिकली इसमें से कभी कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, इसीलिए मैंने उसको पे कोई ज़्यादा उसके बारे में चैप्टर क्या मैंने लिखा नहीं है इसके अंदर, क्योंकि उसमें से कोई क्वेश्चन बनता नहीं। बेसिकली छोटी मोटी चीज़ों को बच्चों को छोटी छोटी चीज़ें ट्रैवलिंग के लिए बताने के लिए कि वे बच्चे ट्रैवलिंग का सीख सकें उसके अंदर। उसके बाद जो आपका एक चैप्टर है टू मच वाटर टू लिटिल वाटर। अब पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम इस बारे में बोला गया है। तो ये बताया गया है कि जो इंडिया में है ना वाटर क्राइसिस है, कुछ पार्ट में तो पानी भरपूर। आप अगर हिमाचल का हिस्सा देख ले, पंजाब का हिस्सा या हरियाणा का हिस्सा देखें या उत्तराखंड का हिस्सा देखें, तो इधर पानी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अगर आप राजस्थान का हिस्सा देख लो, कई पार्ट है जो महाराष्ट्र के भी हैं जिनमें पानी क्राइसिस एक हद से भी ज़्यादा वाटर क्राइसिस है। उनको पीने के लिए पानी नहीं मिलता। और कई जगह पे आपने दिल्ली जैसे शहरों में देखा होगा, उधर क्या होता है वाटर पार्क्स बनाए जाते हैं। ठीक है, क्या बनाए वाटर पार्क्स बनाए जाते हैं। और वाटर पार्क्स में गैलन्स ऑफ वाटर हम सिर्फ मौज मस्ती के लिए ख़राब कर देते हैं। उस पानी को पी तो सकते नहीं हम लोग, जिस पानी में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम कूद रहे हैं, नहा रहे हैं। अभी इकट्ठे के इकट्ठे हज़ारों तरह के लोग उसमें नहा रहे हैं, बीमारियाँ फैल रही है उसके अंदर। वो पानी हमने पूरी तरह से वेस्ट कर दिया। उनको कंपनियां ट्रीट करने के बारे तो बहुत कम पानी सोचती है, नहीं तो क्या करती है उसी पानी को या तो सीवेज सिस्टम में निकाल दिया जाता है या फिर आसपास की नदियों में छोड़ दिया जाता है। कोई उस पानी को ज़्यादा ट्रीट वगैरह नहीं करता। अब तो हमारी सरकार ने ट्राई किया है कि उस पानी को ट्रीट करके दोबारा रीयूज़ करें वाटर पार्क वाले। ठीक है, पर वाटर ट्रीटमेंट की कॉस्ट इतनी ज़्यादा होती है कि जो वाटर पार्क्स वाले होते हैं वो इस पानी को फेंकना ही अच्छा समझते हैं। बट बाकी उनको उस पानी को ट्रीट करके रीयूज़ करना चाहिए। सिर्फ हम फ़न के लिए कितने हज़ारों गैलन वाटर एक दिन में वेस्ट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ कुछ नेम लिखे गए हैं। ठीक है, एक तो जैसे ये हो गया आपका नर्मदा हो गया जो आंध्र प्रदेश में है, बाजार गांव का महाराष्ट्र में, कफरे हो गया मुंबई में है। ये कुछ नेम दिए गए, यहाँ पे बताया गया है कि कितना यहाँ गंदा पानी ये फेस कर रहे हैं स्कार्सिटी, मतलब पानी की कमी को। ठीक है, यहाँ पे वाटर क्राइसिस बहुत ज़्यादा मात्रा में है। ठीक है, नाउ अ डेज मैनी पीपल गेट ए सिक ड्यू टू द डायरिया वोमिटिंग बिकॉज ऑफ डर्टी वाटर। अब क्या होता है, सरकार के पास पानी देने के लिए इतना ट्रीटेड वाटर तो मिलता नहीं हो, क्या करते हैं गंदे पानी को ही बिना ट्रीट किए भेज देते हो। और इन लोगों को इन जगहों पे जो लोग रहते हैं उन्हें पानी पीना पड़ता है। ठीक है, और गंदा पानी पीने के कारण जो है डायरिया और वोमिटिंग बहुत ज़्यादा उधर जो बीमारी है, तो डायरिया सबसे ज़्यादा फैलती है। तो इस चैप्टर में बेसिकली ये बताया गया अगर आपको डायरिया है या आपको वोमिटिंग हो रही है तो आपको क्या चीज़ का यूज़ करना चाहिए। तो हम जो मेनली ORS का यूज़ करते हैं उसी की एक बनाने की एक प्रोसेस है कि आप एक पानी के अंदर चीनी और थोड़ा सा नमक डाल के खुद का ORS घोल बना सकते हो और उसको थोड़ा थोड़ा सा सिप करके पी सकते हैं। ठीक है, वही बात इसमें इन पैराग्राफ्स में लिखी गई है। हम थोड़ी मात्रा में सोल्ट और थोड़ी मात्रा में शुगर का यूज़ कर सकते हैं। और इसमें एक चीज़ ये लिखी गई है कि हम जैसे 1 टीस्पून तो शुगर लेंगे और 1 पिंच ऑफ साल्ट लेंगे। साल्ट की मात्रा और उबला हुआ पानी का यूज़ करें। याद रखना उबले हुए पानी को ठंडा करके फिर पिएंगे। और ये चीज़ याद रखनी है कि हमारा जो टीयर हमारे आंसू जितने नमकीन होते हैं ना उससे ज़्यादा सोल्टी वो वाटर नहीं होना चाहिए। और ये इस बार क्वेश्चन पूछा गया था भाई, इस बार के सीटेट में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो जो हम जो वाटर ORS का वाटर बनाते हैं वो किससे ज़्यादा नमकीन है, जो हमारा आंसू होता है ना हमारा टीयर होता है उससे ज़्यादा नमकीन नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो जिनको डायरिया या वोमिटिंग की शिकायत हो गई है तो उनको एक तो लाइट फूड जैसे कि हम खिचड़ी खाते हैं, दलिया खाते हैं, लाइट फूड लेना है। जो सबसे लाइट फूड होता है ना वो खाना है। और साथ में सिप करके जो ये हमने जो वाटर बनाया है वो पीना है। उसके साथ साथ में जो बेबी होता है ना वो अपनी मदर का जो मिल्क है उसे फीड कर सकती है। उस पर वो उसके लिए कोई अलग से ये नहीं है कि उसे अपना दूध छोड़ना पड़ेगा, नहीं, वो अपनी मदर का जो दूध है वो कंटिन्यू पी सकती है। इट ऑल्सो नेसेसरी टेक सम मेडिसिन। और उसके साथ साथ में कुछ मेडिसिन और खुद जो होम मेड रेमेडीज़ होती हैं जो हमारे जो बुज़ुर्गों ने जो दवाई बना रखी हैं बच्चों के लिए वो हम ले सकते हैं।
अगर जो डायरिया है वो स्टॉप नहीं हो रहा है तो आप एक अच्छे डॉक्टर से एडवाइस ले सकते हैं। और पानी से होने वाली एक और बीमारी होती है कोलेरा, ठीक है। उसके बाद जो एक यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी थी, इसमें जो बेसिकली है ना क्वेश्चन आज तक जो आया वो एक ही क्वेश्चन आया है इसमें से, और वो ये भीमसंग से आया है, ठीक है। इस क्वेश्चन में एक सेकंड रुको। इस क्वेश्चन जो एक बच्चों की पंचायत बनाई गई, ठीक है, बच्चों की क्या बनाई गई पंचायत, से बोला गया भीमसंग, जो वोटर के क्राइसिस पे वर्क करती थी, ठीक है। इसमें बच्चों को भी इन्वॉल्व किया गया। हमने 99% गाँवों में ये देखा होगा, किसी भी पंचायत में बच्चों को तो इंक्लूड किया ही नहीं जाता है, ठीक है। अगर हम बच्चों को, इस गांव ने ये पहल इसलिए की कि भाई बच्चे आगे आएँ, वो समझें इन चीज़ों को कि पानी से क्राइसिस से क्या क्या हो रहा, ताकि वो अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक तो सतर्क कर सकें और साथ साथ में पानी को बचाने में अपने नए नए आइडियाज़ दे सकें। क्यों, अब जो गाँवों में क्या होता है कि जो हमारे बड़े बूढ़े बुज़ुर्ग होते हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, और जो बच्चे हैं वो अभी शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं, तो उनके माइंड में एक नए नए आइडियाज़ जो पानी को बचाने के लिए आते हैं तो उनका वो यूज़ कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से और किसी गांव वगैरह मैंने आज तक नहीं सुना कि कहाँ कहीं यूज़ किया जाता हो, इसलिए इस गांव का नाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, और वो है होलीगुडी, जो कर्नाटका के अंदर प्रेजेंट है, होलीगुंडी, ठीक है। और ये कर्नाटका में प्रेजेंट है, बच्चों की पंचायत में शामिल किया गया है, और उस बच्चों के जो ग्रुप है उसे बोला गया भीमसंग। बेसिकली इस जो स्टोरी के अंदर ये है कि जो बड़े बुज़ुर्ग हैं वो बताते हैं कि पहले हमारे गांव में पानी की कमी नहीं होती थी, और जो पहाड़ के ऊपर कोई टैंकी बनी हुई थी दो पहाड़ों के बीच में, तो वही वहाँ पे वो बारिश का पानी इकट्ठा होता और वहाँ से हम गाँव वालों को पानी मिल जाया करता था। तो बच्चों ने फैसला किया कि वो जाके निरीक्षण करेंगे वहाँ का, और निरीक्षण करके वो देखते हैं कि वो जो अब जो ऊपर पानी की टैंकी थी वो पूरी की पूरी ख़राब हो रखी है, उसमें दरारें पड़ी हुई हैं, और उसके अंदर कूड़ा कचरा पड़ा है और दलदल हुई हुई है उसके अंदर। तो वो बच्चे उसे साफ़ करने का निर्णय लेते हैं। बस इसमें यही बताया गया। इस पे एक बार भाई क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट ने कि बच्चों की पंचायत का नाम क्या था, तो भीमसंग नाम था उसका, ठीक है। क्या नाम था, भीमा संघ। अब बात करते हैं हम ये अब्दुलिंदा गार्डन, ठीक है। जो बेसिकली ये एक तो हमारा ये लास्ट चैप्टर है आज की वीडियो, हम इस चैप्टर को कंप्लीट करके और फिर फिनिश करेंगे, और इसके बाद जो बचे हुए चैप्टर हैं हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करेंगे। और फिर हम जो स्टार्टिंग के चैप्टर थे ना वो एक ही वीडियो में कवर करने की ट्राई करें, क्योंकि उसके अंदर कुछ चीज़ें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ चैप्टर बहुत फालतू हैं, ठीक है। उनमें बस बच्चों को लाइक स्टोरीज़ बताने के लिए कि इनको छोटी छोटी चीज़ें सिखा सके, हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से वो कम है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अब्दुलिंदा गार्डन। इसके अंदर है ना बेसिकली जड़ों के बारे में बताया गया, एक प्लांट पे जड़ का क्या काम होता है, क्यों होती हैं, क्या फ़ायदा है उन्हें जड़ होने का, ठीक है। तो इसमें ये एक तो ये वर्ड याद रखना भाई, जो सीटेट में कई बार जो अब की बार लग रहा है मेरे को कि एक क्वेश्चन रूट के ऊपर आएगा, रूट पे एरियल रूट के बारे वो पूछ सकता है। एरियल रूट क्या होती है, एरियल रूट बेसिकली वो होती है, जैसे हमने बरगद का पेड़ देखा, बैनियन ट्री देखा होगा सब ने, बैनियन ट्री देखा है, ठीक है। बैनियन ट्री पे जो जड़ें होती है ना वो आपने देखो लटकी, आपने जिसे हम बोले बैनियन ट्री की दाढ़ी लटकी हुई है, दाढ़ी मतलब वो बेसिकली हमारे इधर एक वर्ड यूज़ किया जाता है कि दाढ़ी लटकी हुई है। वो पेड़ पे से लंबी लंबी टहनियाँ नीचे की तरफ लटकी हुई होती हैं, वो टहनियाँ नहीं होती हैं, वो रूट्स होती हैं, उन्हें एरियल रूट्स बोलते हैं, ठीक है। आपने एक कई बार देखा होगा, चलो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे पिक्चर बना के, आप इससे थोड़ा सा कनेक्ट कर पाएंगे। ऐसे करके हमारा जो बैनियन ट्री है वो यहाँ पे देखना कि कुछ दाढ़ी लंबी लंबी लटकी होती है, ठीक है, ऐसे करके लटकी हुई होती हैं, ठीक है। तो वो इसका स्टेम नहीं होती हैं, कई लोगों को लगता है कि वो स्टेम है, वो स्टेम नहीं है, वो रूट है। कई बार देखा हुआ है जो इसका तना ये ट्रंक होता है ना, ये दीमक खा जाते हैं और ये पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। और जो पूरा जो ये ट्री है ना वो सिर्फ जो इसके पास में जड़ें होती है ना ये पेनिट्रेट कर देती हैं हमारी जो सोइल होती है उसको, और ये यहाँ पर जड़ यानी न्यूट्रिएंट लेने का काम करती है। और ये पूरा पेड़ सिर्फ इन पे ही टिक जाता है, बिना तने के होने के बावजूद भी ये ट्री जिंदा रहता है, ठीक है।
और इसके बाद ये बोला गया भाई जो रूट्स हैं कैरेट पे, बीट रूट पे है भाई, उसके बाद टर्निप, रेडिश, शुगर केन, स्वीट पोटैटो, और सब में जो रूट्स होती है ना उनका अलग अलग काम होता है। हम इसको 5th और 6th क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे, टाइप ऑफ रूट्स पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम टैप रूट और फाइब्रस रूट्स और एडवेंटेनियस रूट्स को हम पढ़ेंगे कि भी जो हमारी रेडिश वगैरह और भाई जो इनका काम क्या होता है, फूड स्टोरेज का इनका काम होता है, तीनों टाइप की जड़ों के अलग अलग हर टाइप में क्या क्या काम होते हैं वो हम पढ़ेंगे 5th और 6th क्लास के अंदर। ठीक है, अभी हम फिलहाल इसके अंदर सिर्फ इतना ही बताया गया है कि जो रूट्स होती है, रूट्स का काम न्यूट्रिएंट लेने का होता है। और ये 3 रीज़न है मेनली कि भाई क्यों रूट्स होती हैं। तो पहला तो है न्यूट्रिएंट लेने का, वाटर और न्यूट्रिएंट, ये तो मेन फंक्शन है इनका। ठीक है, मेन फंक्शन है रूट का वाटर और न्यूट्रिएंट को लेना। दूसरा, लेकिन कई जगह पे आप रूट्स पे है ना फूड को स्टोर करते हुए देखोगे। ठीक है, वो स्टोर इसलिए करते हैं ताकि जो जब वो फूड ना बना रहे हो, रात का टाइम वो फोटोसिंथेसिस ना हो रहा हो, उस टाइम पे वो अपना स्टोर्ड फूड को यूज़ कर सकें। ठीक है, स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं और ग्राउंड में फिक्स रहने के लिए यूज़ करते हैं। फिक्स यानी कि एक जगह पे अगर प्लांट पे रूट ना होए तो सोच के देखो कि वो सिर्फ प्लांट धरती के ऊपर रखा हुआ और जैसे ही हवा थोड़ी सी भी तेज़ चली वो प्लांट गिर जाएगा। वो किस लिए अटैच्ड रहता है, फिक्स्ड रहता है, वो अपनी जड़ों को, सोयल को पकड़े रहता है, इसी कारण से वो बचा रहता है। इसीलिए वो थोड़े से ज़्यादा तेज़ भाई तूफान वफान में गिरते नहीं हैं। ठीक है, इसके अंदर एक ये क्वेश्चन इस चैप्टर से भाई किसी न किसी शिफ्ट में पूछ लिया जाता है। पहले तो यार ये होता था कि एक शिफ्ट में एग्ज़ाम होता था तो 15 ही क्वेश्चन आने होते थे। तो वो तो देखो थोड़ा सा ये भी हो जाता था कि भाई कौन से 15 क्वेश्चन, बहुत हर किसी भी 5 या 6 चैप्टर में से एक क्वेश्चन आना होता था। पर अब भाई शिफ्टें हैं 20 अलग अलग एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। किसी का सुबह शाम 20 से लेकर और 30 शिफ्ट्स हैं। 20 से 30 दिनों में जाके एग्ज़ाम ख़त्म होता है। ठीक है, और इनमें भी दो दो, किसी में तो एक शिफ्ट है, किसी में 2 है, सुबह की शिफ्ट है, शाम की शिफ्ट है, उसमें अलग अलग 15 क्वेश्चन आप इंटू कर लो, अलग अलग 30 शिफ्ट से इसे इंटू करके दे लो कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसीलिए हर एक चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर शिफ्ट में से एक क्वेश्चन आएगा, या तो आपका डेजर्ट ओक पे आएगा या खेजड़ी ट्री पे, जो 3rd क्लास में मैंने खेजड़ी का प्लांट था वो बताया था, वो यूज़ होएगा। ठीक है, इन दो में से एक पे क्वेश्चन आएगा, किसी न किसी शिफ्ट में ज़रूर आएगा। इसका है ना बेसिकली ये जो प्लांट है ना ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करता है। जो ये स्पीसीज़ है, जो नेटिव है वो ऑस्ट्रेलिया से है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से है। और है ना इसकी एक खासियत है। ठीक है, एक तो ये रेगिस्तान में पाया जाएगा भाई। ठीक है, डेजर्ट ओक लिखा गया तो इसके नाम से पता चल रेगिस्तान में पानी बहुत नीचे होता है। और इस प्लांट की खासियत ये है, जो इसकी जड़ें होती है ना, जब तक इसकी जड़ों को पानी नहीं मिल जाता ये सोयल को पेनिट्रेट करते हुए नीचे जाते ही जाते, जब तक ग्राउंड वाटर इसे नहीं मिल जाता। ठीक है, इसकी जो नॉर्मल जो इसकी टॉलनेस होती है इस प्लांट की, वो 10 से 16 मीटर होती है और 20 मीटर तक इसकी हाईएस्ट होती है। और जो ये एक पीपल्स है वहाँ के, मतलब प्रजाति उधर पाई जाती है, पेड़ की नहीं है, जो आदमियों की है उनकी है, अनगुआ। ठीक है, ये पीपल्स इस ट्री को कुरकुरा के नाम से जानते हैं। ठीक, इस पे ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कुरकुरा के नाम से कौन से पीपल्स बोलते हैं, तो अंगगुआ जो पीपल्स हैं वो बोलते हैं। और एक ये क्वेश्चन आया हुआ है, चाहे आप इस वर्ड को लिख के गूगल पे चेक कर लेना, ये क्वेश्चन आया हुआ है, किस ट्री के ट्रंक में पाइप लगाकर वहाँ के लोग पानी पीते हैं। क्यों पीते हैं भाई? डेजर्ट्स के अंदर कई बार वाटर की शॉर्टेज, कई दिनों तक बारिश नहीं होती है, पानी ख़त्म हो जाता है। और ये प्लांट जब तक इसकी जो जड़ें होती है जब तक नीचे जाता, जब तक इसे पानी नहीं मिल जाता, तो ये जो था ये अपने वाटर को ना अपने ट्रंक में, यानी कि जो अपनी ये हिस्सा है ना इसका पेड़ का, ठीक है, इस हिस्से में पानी को स्टोर करती है। और वहाँ के लोग क्या होते हैं, इसके ट्रंक में यहाँ पे जैसे पाइप लगाई, एक सेकेंड, इसके अंदर पाइप लगाते, पतली सी पाइप लगाते हैं और पानी को पी लेते हैं। ठीक है, डेजर्ट ओक के तने में पानी पाया जाता है, ट्रंक में पानी पाया जाता है। ठीक है, तो आपका आज की ये वीडियो हम यहाँ समाप्त करते हैं और मैं जल्दी से जल्दी नेक्स्ट वीडियो डालने की ट्राई करूँगा। अभी कही है ना, अभी थोड़ा सा बच्चों में थोड़ी कन्फ्यूज़न चल रही है, क्योंकि कोई हो न्यूज़ चैनल बोल देता है कि जुलाई में एग्ज़ाम है, कोई बोल देता है दिसंबर में एग्ज़ाम है, कोई बोलता है जनवरी में एग्ज़ाम है। तो मैं ये कहता हूँ कि आप अपनी तैयारी को है ना जुलाई के हिसाब से लेकर चलो।
ठीक है। सीबीएसई का कुछ पता नहीं है, ठीक है, वो कब ये बोल दे कि भाई हम तो एग्ज़ाम जुलाई में ले रहे हैं, तो आप क्यों ना जुलाई ही सोच के चलो कि जुलाई में एग्ज़ाम होना है। ठीक है, आपके पास अभी 2 से 3 मंथ बचे हुए हैं, ठीक है, पूरा मई है, पूरा जून है, कुछ ना कुछ जुलाई का हिस्सा भी है। ठीक है, तो अपने आप को इतना तो मैनेज करके चलो कि आप जुलाई लेके चलो। जुलाई में एग्ज़ाम हुआ तो ठीक है यार, क्या फ़र्क पड़ता है। देखो, एक एग्ज़ाम अगर साल में 2 बार होता है तो एक एग्ज़ाम तो होएगा जुलाई में, एक एग्ज़ाम होएगा जून या दिसंबर या जनवरी के अंदर। तो इसमें तो फ़ायदा ही है। अगर आपका इसमें क्लियर हो गया तो बहुत अच्छा, नहीं तो दिसंबर में तो हम पहले भी सोच कर चल ही रहे थे। ठीक है ना, तो क्या फ़र्क पड़ता है। अगर जुलाई में एग्ज़ाम होता है तो आपको अपनी तैयारी का पता चल जाएगा। और अगर आपने सिर्फ 2 महीने या 3 महीने ढंग से तैयारी कर रखी होगी ना, तो 99% तो आपको यहीं क्लियर हो जाएगा। ठीक है। वैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम है, लंबा एग्ज़ाम चलता है, तो जहाँ तक लगता है पिछले 2 या 3 सालों से क्या हो रहा है कि ये लोग साल में एक बार ही ले रहे हैं। तो अगर ऐसा हुआ तो दिसंबर और जनवरी में होगा, नहीं तो जुलाई में होगा। कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है अभी तक इसका, कोई जो पूरी तरह से बोल दे जुलाई में ही होगा या पूरी तरह से बोल दे कि जैन में होगा। ठीक है, तो इस चीज़ की कन्फ्यूज़न से दूर रहो, अपनी तैयारी को करते रहो। आपको अपना सिलेक्शन पाना है, चाहे वो जुलाई में होए या दिसंबर में होए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। ओके, आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास मैं जल्दी अपलोड करूँगा। धन्यवाद। और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।